बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 9 की बायो। हमने पहला लेक्चर कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 और आज हमारा टॉपिक है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जो बायो है उसकी जो डिवीजन्स हैं और उनकी जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने हेडिंग को समझना है। हेडिंग क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो हेडिंग बेटे क्या है, डिवीजन्स। डिवीजन ये तो आपको मेन हेडिंग नजर आ रही है। उसके बाद जो इसकी सब हेडिंग है वो नीचे है। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया, वो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। लेड पेंसिल से आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। मैंने भी अंडरलाइन किया, आप भी करेंगे आपकी बुक पे, ताकि आपके पास हेडिंग आ जाए कि ये हेडिंग है हमारे पास। तो कहते हैं देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब देखें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफा बोर्ड में आया हुआ है कि जो बायो है उसकी डिवीजन्स कितनी है, बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी है। देयर आर डैश डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो आपसे पूछा जाएगा 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं या कितनी है। तो बहरहाल आपने 3 को टिक करना है। विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइव्स ऑफ द मेन लाइव्स ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है, वो यही बताना चाहता है कि जो बायो है उसकी तीन मेजर डिवीजन्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की जो ज़िंदगी है, जिस तरह कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, या इस तरह के जो भी जो डिवीजन्स हैं, एनिमल्स हैं या लाइफ है, तो इस सब के बारे में मुख्तलिफ जो डिवीजन्स उनमें स्टडी किया जाता है। बहरहाल ये 3 है मेन। पहली देखें ज़ूलॉजी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये ज़ूलॉजी लिखा हुआ है, उसके साथ मैंने लेफ्ट साइड पे 1 मैंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है 1 लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। हमने पढ़ा अभी कि बायो की 3 डिवीजन हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं ज़ूलॉजी, पहले का नाम क्या है ज़ूलॉजी। कहता क्या है, ये जो ज़ूलॉजी है ये क्या करती है, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की ये डिवीजन है वो क्या करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। वो एनिमल्स के बारे में स्टडी करती है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए किया है क्योंकि ये मेन पॉइंट है। अगर आप स्टडी ऑफ एनिमल्स को ज़हन में रख लेंगे तो ज़ूलॉजी की डेफिनेशन आपके ज़हन में खुद ही बैठ जाएगी, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स को आप क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। बेटे उसके बाद हम चलेंगे ज़रा इससे आगे, और वो है हमारे पास दूसरी, और वो है नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ जाता है बॉटनी। तो बॉटनी बेटे आपको नज़र आ रहा है, आपने पहले भी सुना होगा कि बॉटनी हमारे पास दूसरी डिवीजन है। इसके लिखा हुआ है दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। पहले आपने पढ़ा ज़ूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स, यहाँ पढ़े हैं आप प्लांट्स। तो जब स्टडी ऑफ एनिमल्स होगा तो उसको आप ज़ूलॉजी बोलेंगे, और जब स्टडी ऑफ प्लांट्स होगा तो उसको आप बॉटनी बोलेंगे। बेटे उसके बाद हमारे पास तीसरी डिवीजन आ जाती है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है वो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं इसमें, और जिस तरह बैक्टीरिया, आप देखें बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम इनको स्टडी करते हैं और किसमें स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबायोलॉजी बायो की ऐसी डिवीजन होती है जिसमें आप स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया के बारे में या इसके अलावा जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उनके बारे में स्टडी करते हैं। बहरहाल बेटे ये हमारे पास 3 डिवीजन हैं बायो की। और देखें याद रखिएगा ये कई दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट या एक्सप्लेन इट्स 3 या एक्सप्लेन इट्स मेजर डिवीजन्स, यानी कि ऐसे आ सकता है, स्टेटमेंट नहीं हो सकती है डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स डिवीजन्स। तो तब आपने ये डेफिनेशन लिखने के बाद बायो की फिर डिवीजन्स मुकम्मल करनी होती हैं, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। बहरहाल बेटे हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास आ जाता है डिवीजन्स हमारे पास हो गई, लॉन्ग भी हो गया और ये शॉर्ट भी आ सकता है, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है, यहाँ से हम इससे आगे शुरू करने लगे हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू स्टडी, यहाँ से इन ऑर्डर टू स्टडी, यहाँ से शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट स्टडी करने के लिए दीज डिवीजन्स, यानी कि ये जो 3 डिवीजन है हमने पढ़ी ऊपर, आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एज डिफाइंड बिलो। कहता है वो नीचे दिए गए ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि डिवीजन्स की फिर आगे ब्रांचेस आ जाती हैं। तो बेटे हम इसको बारी बारी पढ़ने लगे हैं। कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी से बता दूँ ताकि हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं बेटे। पहली है हमारे पास मार्फोलॉजी। कहता है मार्फोलॉजी क्या होती है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म और स्ट्रक्चर है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने फॉर्म और स्ट्रक्चर को अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये मेन वर्ड है। इस डेफिनेशन के अंदर ये 2 वर्ड होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इन दोनों में से कोई एक वर्ड छोड़ देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहरहाल तो ये क्या कहते हैं, ऐसी ब्रांच है जिसपे आप फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। मतलब क्या बना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म है, यानी कि जो शक्ल सूरत है, ये जिसकी साहत है, स्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर आप फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको आप क्या कहते हैं,
मॉर्फोलॉजी। बेटा उसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरी, वो है एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमी। तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर का वर्ड अंडरलाइन किया गया, अभी इसको दो गौर से देख लें, मैंने अंडरलाइन किया, अभी कर लें। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी कि अंदरूनी साख्तों, जो हमारे जिस्म के अंदर वाले हिस्से हैं उनके बारे में स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। फिर उसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। तो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जब आप माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज की स्टडी करते हैं, यानी कि समझ लें कि टिश्यूज को जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके स्टडी करते हैं, तब आप क्या कर रहे होते हैं, हिस्टोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी क्या है, नाम से भी जाहिर हो जाता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब देखिए सेल का स्ट्रक्चर जो है वो आपने भी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, प्लांट्स का मुख्तलिफ होता है, एनिमल्स का भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो बहरहाल उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रक्चर्स हैं सेल की, और उसके फंक्शन भी मुख्तलिफ होते हैं। आप जानते हैं न्यूक्लियस का काम अलग है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसका अलग है, ये सारी, तो ये इसके फंक्शन ये इसमें सेल बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं। उसके बाद एंड सेल ऑर्गेनेलिज, और फिर जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो भी ऑर्गेनेलिज हैं उसके अंदर स्टडी किए जाते हैं, इस कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो अब इसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। मतलब ये बना कि सेल की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके ऑर्गेनेलिज को स्टडी करना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी। और इसके अलावा कहता है दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। कहता है इसके अंदर सेल डिवीजन भी होती है, यानी कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अंदर सेल डिवीजन भी होती है। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट, और वो है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी बेटे क्या होती है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है ये ऐसी ब्रांच होती है जिसमें आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनके काम को पढ़ते हैं, उनके काम यानी कि उनका जो फंक्शंस है वो आप अफ़आल, उसके जो काम है वो पढ़ते हैं। यानी कि फिजियोलॉजी क्या है, ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मसलन हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस को स्टडी करना। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये डेफिनेशन है जेनेटिक्स की, यानी कि जीन्स और उसका जो किरदार है विरासत के अंदर, यानी कि देखिए आप जानते हैं कि बेटा जो होता है वो बाप पे गया होता है, तो उसकी शक्ल सूरत, उसका रंग या आंखों का कलर, ये सारी चीज़ें ये विरासत से ही मिलती हैं। तो कहता है इनको स्टडी करना क्या होता है, जेनेटिक्स, यानी कि जीन्स को। अब जीन्स क्या होते हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाएगा। तो बहरहाल बेटे जीन्स और जो रोल्स हैं इनहेरिटेंस के अंदर, वो किस में स्टडी किया जाता है, जेनेटिक्स के अंदर। वैसे जीन्स के बारे में आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जीन्स जो होते हैं वो डीएनए का कह लें कि पार्ट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, जो कि कह लें कि खास जो ट्रेड्स होते हैं, खसूसियात होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर उन्हीं जीन्स के ज़रिए जो है वो पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद चेंजेस आती हैं। मतलब ये कह लें कि अगर वालिद का कलर जो है वो आंखों का कलर ब्लैक है, तो हो सकता है कि जो उसका बच्चा है, जो उसका क्या नाम है, बेटा है, उसका जो कलर है वो भी ब्लैक, उसकी आंखों का कलर भी ब्लैक हो सकता है। तो बेसिकली ये जीन्स की वजह से होता है। अच्छा बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। यानी कि जो इनहेरिटेंस है, अगर आपसे उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज इनहेरिटेंस या डिफाइन, तो तब आप क्या लिखेंगे, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जीन्स की मदद से जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसफर हो जाना, उसको आप क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। बहरहाल बेटे उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, और वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के नाम से ज़ाहिर हो जाता है, इट द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। अगर आप गौर करें तो यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। बेसिकली इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में, तो आप भी अंडरलाइन करेंगे, जो चीज़ें आपको अंडरलाइन की नज़र आ रही हैं वो भी आप करेंगे। इट द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। यानी कि ये समझ लें कि किसी एम्ब्रियो का न्यू इंडिविजुअल में जो डेवलप हो जाना है, एक छोटे से, जिस आपने देखा होगा बीज के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो होता है, तो बाद में वही बड़ा होकर पूरा दरख्त बना देता है, पौधा बनाने के बाद आहिस्ता से बड़ा हो जाता है, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसकी जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, उसको आप एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी कि वो कैसे छोटे से मतलब एम्ब्रियो था, तो वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होकर बड़ा होता गया, फिर उसकी मदद से वो पूरा जो वो
पौधा बना, फिर वो आगे और बड़ा होता गया सारा। बहरहाल ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसमें हम सिर्फ एम्ब्रियो के बारे में ही जो दरख्त है या बड़ा हो गया वो ज़ाहिर है वो एक अलग केस है, उसमें तो पूरा इंडिविजुअल आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एम्ब्रियो से लेके उसके इंडिविजुअल बनने तक की जो सारी डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी हमारे पास आ जाता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग, उनको नेम दिए जाते हैं और उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी कि उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप बना दिए जाते हैं ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए। मसलन देखिए ना, अब जो परिंदे हैं वो एक तरह के नहीं हैं, कई तरह के परिंदे हैं। तो अगर हम हर परिंदे को लहदा पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी स्टडी करना शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, उनके ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है, तो फिर उनको स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो बहरहाल इसको आप क्या कहते हैं, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म के नेम को और उनको नेम देने के बाद उनको क्लासिफाई करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। बहरहाल बेटे उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, और वो है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि समझ लें कि पैलियोंटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर द रिमेन्स, ये फॉसिल्स हैं, इसकी स्टडी को आप पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो पुराने वक्तों में कभी ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे वो अब खत्म हो गए, दुनिया से दब गए ज़मीन के अंदर, उनकी जो बाकियात होती हैं उनको आप फॉसिल्स कहते हैं। वो प्लांट्स की शक्ल में हो जाएं जिसका कोयला होता है, या इसके अलावा एनिमल्स की शक्ल में हो जाएं, मुख्तलिफ तरह की जो जिस तरह आपने पढ़ा होगा या कभी सुना होगा, जो कोयला है वो ज़मीन से निकाला जाता है, फिर पेट्रोलियम है वो भी इस तरह से, तो ये सारे फॉसिल्स से ही मिलके बने होते हैं, उसी की वजह से बनते हैं। तो बहरहाल इसकी स्टडी को, फॉसिल्स की स्टडी को आप क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफाइन पैलियोंटोलॉजी, डिफाइन व्हाट आर फॉसिल्स, तब आप लिखेंगे द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। बहरहाल ये बेटे डेफिनेशन है मुकम्मल हुई। बेटे चूँकि हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम बाकी जो काम है कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, जो ब्रांचेज़ हैं। तो तब तक के लिए उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।